नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में काम करता हूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने कुछ वीडियोस में पायरोनिस डिसीज़ के बारे में डिस्कशन किया था और यह समझा था कि पायरोनिस डिसीज़ उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो हमारा पेनिस होता है उसमें कर्वेचर आ जाता है, एक गठान सी बन जाती है जिसके कारण पेनिस बेंड हो जाता है, इरेक्शन के समय पेन होता है, इंटरकोर्स करने में डिफ़िकल्टी आती है और धीरे धीरे इरेक्शंस वीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसके कारण क्या होते हैं और इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। अब उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर और इस वीडियो में हम देखेंगे पायरोनिस डिसीज़ को हम डायग्नोज कैसे करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पायरोनिस डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है डॉक्टर आपसे एक डिटेल्ड हिस्ट्री ले। हिस्ट्री में वो जानना चाहते हैं कि ये बीमारी अगर है तो ये कर्वेचर आपको कितने दिन से हो रहा है, क्या इसमें इरेक्शन के समय आपको पेन महसूस होता है, क्या आपने कोई गठान महसूस की है, अगर की है तो कितने दिन से की है, क्या ये गठान लगातार बढ़ते जा रही है या ये गठान स्टेबल हो गई है। दूसरा, अगर आपके इसमें पेनिस में कर्वेचर आ गया है तो यह कर्वेचर भी बढ़ता जा रहा है या यह स्टेबल हो गया है, क्या ये कर्वेचर संबंध बनाने में दिक्कत देता है और क्या ये कर्वेचर के कारण पेनिस के इरेक्शंस में वीकनेस तो नहीं हो गई है। यह सब जानकारी जब वो इकट्ठी करता है तब डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट को समझ में आता है कि यह जो पायरोनिस डिसीज़ है क्या ये अपने एक्टिव फेज़ में है या क्रॉनिक फेज़ में आ चुका है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक्टिव फेज़ में हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही फेज़ में बीमारी उस समय स्टेबल हो सकती है और फर्दर प्रोग्रेशन इसका रुक सकता है। और क्रॉनिक फेज़ में नॉर्मली सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जब इतना समझ में आता है कि पेशेंट को पायरोनिस डिसीज़ है, फिर इरेक्शन और कर्वेचर का असेसमेंट किया जाता है। अब इरेक्शन और कर्वेचर के असेसमेंट के लिए नॉर्मली पेशेंट से इरेक्टेड स्टेट में पेनिस की फ़ोटोग्राफ्स मांगी जाती हैं या कई बार उसको खुद टैबलेट देके इरेक्शन को क्लिनिक में असेस किया जाता है कि वो इरेक्शन कैसा है, कर्वेचर कितना है, कहाँ पर है, या फिर कई बार इंजेक्शन देकर भी इरेक्शन का असेसमेंट किया जाता है। एक बार असेसमेंट करने के बाद प्रॉपर फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें पेनिस के ऊपर गठान अगर है तो कहाँ तक है, कितने सेंटीमीटर की है, उसका कर्वेचर कितना है और बाकी कंडीशनों का असेसमेंट किया जाता है। एक बार जब यह कंडीशन का असेसमेंट हो जाता है तब सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसको सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी के दौरान आपका डॉक्टर, आपका यूरोलॉजिस्ट यह जानने की कोशिश करता है कि अगर वो पेनिस में स्कार है, कर्वेचर है, तो वो एग्जैक्टली उसकी लेंथ क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, क्या उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ, क्योंकि कैल्सिफिकेशन जो है वो क्रॉनिक स्टेज को बताता है। उसकी ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड सप्लाई कैसी है, और कई बार इंजेक्शन देके इरेक्शन का असेसमेंट भी सोनोग्राफी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जब एक बार आपका असेसमेंट हो जाता है तब आपका डॉक्टर ये सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद आपका यूरोलॉजिस्ट एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है आपके लिए। ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है कि क्या यह बीमारी एक्टिव फेज़ में है या क्रॉनिक फेज़ में है। नॉर्मली एक्टिव फेज़ का ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है, क्रॉनिक फेज़ का ट्रीटमेंट नॉर्मली सर्जिकल होता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट बनाने में हेल्प करता है वो होता है कि कर्वेचर का डिग्री कितनी है, क्या इसके साथ इरेक्शन नॉर्मल है या इरेक्शंस भी वीक हो गए हैं, इसके अलावा जो गठान है उसकी लेंथ कितनी। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर डिसीज़ बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, बहुत माइल्ड है, पेशेंट को एज सच कोई तकलीफ़ नहीं है, उसने इंसिडेंटली एक छोटी सी गठान महसूस की है, तो उस स्टेज में कुछ नहीं किया जाता, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उसको ये बताया जाता है कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये गठान बढ़ रही है या पेशेंट को पेन डेवलप होना चालू हो गया है या फिर इरेक्शंस में कोई दिक्कत आने लगी है या फिर तो कर्वेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को आके कंसल्ट करना है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। दोस्तों, एक बार ऑब्जर्वेशन से हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं ओरल मेडिसिन पे। अगर पेशेंट एक्टिव फेज़ में होता है तो उसको ओरल मेडिसिन दी जाती हैं या ओरल मेडिसिन नॉर्मली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं
पायरोनिस डिसीज़ के लिए कई तरह की मेडिसिन ट्राई की गई हैं। विटामिन ई यूज़ किया गया है, कॉलचिसिन यूज़ किया गया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ किए गए हैं। कुछ स्टडीज़ में एंटी कैंसर ड्रग्स भी यूज़ किए गए हैं ताकि उसको प्रोग्रेशन को अपन रोक सकें। लेकिन इन सारे दवाइयों के रिज़ल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग नहीं हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में कॉलचिसिन यूज़ करता हूँ और उसके रिज़ल्ट्स मैंने काफ़ी अच्छे देखे हैं कंपेयर टू विटामिन ई। जो पेशेंट्स मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या फिर कई केसेस में मेडिसिन के साथ इंजेक्शन थेरेपी भी देनी पड़ती है। इस इंजेक्शन थेरेपी में हम क्या करते हैं, ये जो प्लाक होता है, जो स्कार होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ, इस उम्मीद में कि ये जो इंजेक्शंस हैं वो इस प्लाक को रिजॉल्व करेंगे, ढीला करेंगे और उसको कम करेंगे। इसमें कई बार स्टेरॉइड भी दिया जाता है, कई बार एक इंजेक्शन वेरापामिल होता है, उसको भी दिया जाता है। लेकिन इन सब के रिज़ल्ट्स काफ़ी वेरिएबल हैं। कुछ स्टडीज़ में इनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे पाए गए हैं और कुछ स्टडीज़ में इनके रिज़ल्ट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर पाए गए हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में इंटरलीशनल इंजेक्शन थेरेपी को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स में उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं देख पाता हूँ। दोस्तों, अगली थेरेपी जो आती है, जो हम एक्टिव फेज़ में दे सकते हैं, वो है शॉक वेव थेरेपी, जिसमें हम शॉक वेव्स के थ्रू इस प्लाक को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। यह थेरेपी इनिशियली जब आई थी तब काफ़ी प्रॉमिसिंग थेरेपी थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ इसे कोई बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस ट्रीटमेंट को समराइज़ करूं तो एक्टिव फेज़ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेडिकल मैनेजमेंट है, इंजेक्शन थेरेपी है, शॉक वेव थेरेपी है और ट्रैक्शन थेरेपी है। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में केवल मेडिसिन, ओरल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करता हूँ और इसके रिज़ल्ट्स मेरे को काफ़ी बेटर लगे हैं। दूसरी थेरेपीज़ मैंने कुछ को यूज़ किया है, कुछ को नहीं किया है, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिले हैं। दोस्तों, ये एक्टिव फेज़ से निकल के क्रॉनिक फेज़ में आ जाता है, तब फिर सर्जरी ऑफ़र करनी पड़ती है। सर्जरी हर पेशेंट्स को ऑफ़र नहीं की जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस होती हैं और उन इंडिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या यह कर्वेचर इतना ज़्यादा है कि वो पेशेंट को इंटरकोर्स करने में दिक्कत दे रहा है, या इस कर्वेचर के कारण इरेक्शन में पेशेंट को परेशानी हो रही है। सर्जरी तब की जानी चाहिए जब पेशेंट का डिसीज़ स्टेबल हो गया है, कम से कम 6 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने तक ये गठान ना बढ़ रही है ना कम हो रही है और उसको पेन ख़त्म हो गया है। पेन यानी कि एक्टिव फेज़। सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हैं। 70 to 80%, इनफैक्ट कई बार 80 to 90% पेशेंट्स भी सर्जरी के बाद अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका कर्वेचर इम्प्रूव होता है और इरेक्शंस में इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको ये एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जल्दी से समझ में आया होगा कि पायरोनिस डिसीज़ के कारण क्या होते हैं और इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।